हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम सीरीज़ मॉडल देखेंगे कि काल श्रेणी के जो मॉडल को हिंदी में निदर्श बोलते हैं। काल श्रेणी का मॉडल या काल श्रेणी के निदर्श, इस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। आप यहाँ पर देखिएगा कि किसी काल श्रेणी के विभिन्न मूल्यों पर, किसी भी काल श्रेणी के विभिन्न मूल्यों पर जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति होती है, जिसको हम इंग्लिश में सेक्युलर ट्रेंड बोलते हैं, इसको हम टी से इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं। फिर मौसमी परिवर्तन, सीजनल वेरिएशन, इसको एस से करते हैं। चक्रीय परिवर्तन, साइक्लिकल वेरिएशन, इसको सी से करते हैं। अनियमित परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में इर्रेगुलर वेरिएशन कहते हैं, इसको आई से इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो काल श्रेणी के ये 4 संघटक हैं, ये सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन, इर्रेगुलर वेरिएशन, ये इसको हम TSCI से इंडिकेट या संकेत करते हैं। ये देखा गया कि इन चारों संघटकों को जब अलग अलग करके अध्ययन करना है या उन्हें अलग अलग मापना है, तो उसको हम काल श्रेणी का विश्लेषण कहते हैं। ये चारों संघटक को जब अलग अलग करके जब हम मेज़र करते हैं या इनका अध्ययन अलग अलग करके करते हैं, तो उसको काल श्रेणी का विश्लेषण कहा जाता है। काल श्रेणी का विश्लेषण 2 निदर्शों पर आधारित है, यानी टू मॉडल्स पर बेस्ड है। ये 2 मॉडल्स कौन कौन से हैं? पहला है योग निदर्श, जिसको एडिटिव मॉडल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एडिटिव मॉडल बोलते हैं। ये जो एडिटिव मॉडल होता है, ये जो योग निदर्श होता है, इसका मेन एजम्पशन है, जो बेसिक एजम्पशन है, मूलभूत जो इसकी मान्यता है, वो ये है कि काल श्रेणी के चारों संघटकों के योग का प्रभाव, काल श्रेणी पर चारों संघटकों के योग का प्रभाव पड़ता है। जो टाइम सीरीज़ है उस पर ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं, इसके इन 4 कंपोनेंट्स के एडिशन का, एडिशन का, यानी जिसको हम योग बोलते हैं, का प्रभाव पड़ता है। तो फॉर्मूला हो जाता है y = t + s + c + i। ये y जो है, ये काल श्रेणी का मूल समांक है, इंग्लिश में इसको ओरिजिनल डेटा बोलते हैं। t आपको मालूम है कि ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति है, सेक्युलर ट्रेंड है। s है मौसमी परिवर्तन, सीजनल वेरिएशन। C है चक्रीय परिवर्तन, साइक्लिकल वेरिएशन। और I है अनियमित परिवर्तन, इर्रेगुलर वेरिएशन। तो ये आपने देखा, इन चारों के योग का प्रभाव जो है वो टाइम सीरीज़ के जो मूल संघटक है उस पर, जो मूल ओरिजिनल वैल्यू है, मूल वैल्यू है, उस पर प्रभाव पड़ता है। इस मॉडल में यदि हम दीर्घकालीन प्रवृत्ति, जिसको सेक्युलर ट्रेंड बोलते हैं, हम उसको इंडिकेट करते हैं टी से। इस टी को मूल समांकों से घटाकर अल्पकालीन परिवर्तन से अलग कर सकते हैं। टी को ये अल्पकालीन, यहाँ हम देखें ये सब एक साथ है। अगर हमको टी को अलग करना है तो हमको मूल समांक से, यानी जो ओरिजिनल डेटा है उससे उसको घटाना होगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा y - t = s + c + i। y यानी मूल संघटक है, जो ओरिजिनल डेटा है उसमें से हमने दीर्घकालीन प्रवृत्ति, सेक्युलर ट्रेंड को माइनस किया, और ये है सीजनल, ये हो गया साइक्लिकल, और ये हो गया इर्रेगुलर वेरिएशन, मौसमी, चक्रीय और अनियमित परिवर्तन। इसके बाद आप देखेंगे, इसी तरह आप देखेंगे कि जो अल्पकालीन उच्चावचन है, जो शॉर्ट पीरियड फ्लक्चुएशंस है, इसमें से मौसमी जो एक साथ है एस, सी और आई, इसमें से अगर हम मौसमी परिवर्तन को घटाएं तो चक्रीय और अनियमित परिवर्तनों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी हमको अगर चक्रीय यानी साइक्लिकल और अनियमित यानी इर्रेगुलर चेंजेस यानी वेरिएशंस को देखना है, तो हमको एस को हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, उसको घटाएंगे, मौसमी परिवर्तन को घटाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा y - t - s = c+, यानी जो हमको प्राप्त करना है c + i, यानी चक्रीय और इर्रेगुलर
परिवर्तन ये हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अल्पकालीन परिवर्तनों में से जो शॉर्ट पीरियड फ्लक्चुएशन, शॉर्ट पीरियड जो वेरिएशंस है, चेंजेस है, उसमें से अगर हम मौसमी और चक्रीय परिवर्तनों को घटाकर अनियमित परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। यानी अब सी को भी उधर ले जाएंगे तो केवल हम क्या निकालेंगे, इरेगुलर वेरिएशन यानी अनियमित परिवर्तन। देखिए y माइनस टी माइनस ब्रैकेट में s प्लस सी, क्योंकि ये दोनों बताता है अल्पकालीन यानी शॉर्ट पीरियड फ्लक्चुएशंस को, वेरिएशंस को बताता है, इसलिए इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया। ये तो दीर्घकालीन लॉन्ग पीरियड जो मूवमेंट बताता है, सेक्युलर ट्रेंड को बताता है, और ये आई हो गया। आई मीन्स इरेगुलर वेरिएशन, जो सडनली होता है, आकस्मिक जिसको हम बोलते हैं, है ना, उस किसी भी आकस्मिक जो चीज़ें उसका जो प्रभाव टाइम सीरीज पर पड़ता है उसको हम अनियमित वेरिएशन कहते हैं। तो आपने देखा है कि ये जितने भी जो संघटक हैं, जो 4 कंपोनेंट्स हैं टाइम सीरीज़ के, जो 4 संघटक हैं काल श्रेणी के, उनका जो योग प्रभाव है वो मूल समंग पर यानी काल श्रेणी पर पड़ता है। फिर आता है गुणन निदर्श, जिसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कहते हैं। ये जो मॉडल है इसमें काल श्रेणी के जो मूल समंग, ओरिजिनल डेटा, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, वाई से, को विभिन्न संघटकों का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन माना जाता है। ठीक है, जो ओरिजिनल डेटा है जिसको हम वाई बोलते हैं, ये जो चारों जो संघटक है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर्मूला देख लीजिए, y इज इक्वल टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई, यानी टी दीर्घकालीन प्रवृत्ति, एस मौसमी परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। ये देखो इस टी एस सी है, यहाँ से हमने इंटू कर दिया, यहाँ बिना मतलब कुछ भी नहीं डाला, मतलब उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो ये आपने देखा है। यदि अल्पकालीन विचरणों यानी जो शॉर्ट पीरियड वेरिएशंस है, यदि उनको हम मापें या उनको अलग करने के लिए आप देखेंगे y/t इज इक्वल टू एस इंटू सी इंटू आई, ये हो गया दीर्घकालीन प्रवृत्ति को इधर कर दिए, तो आप अल्पकालीन वेरिएशंस को देख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे में आपने देखा y/t इंटू सी इधर आ गया तो एस इंटू आई बचा, फिर y/t इंटू एस इंटू सी इज इक्वल टू आई, यदि हमको आई केवल फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार ये आपने देखा है कि ये जो टाइम सीरीज़ है काल श्रेणी के 2 मॉडल हैं। एडिटिव मॉडल जिसको हम योग निदर्श बोलते हैं, y इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, ये y ओरिजिनल डेटा, टी ट्रेंड यानी सेक्युलर ट्रेंड, एस सीजनल वेरिएशन, सी साइक्लिकल फ्लक्चुएशन और आई इरेगुलर। ये जो फॉर्मूला था ये हमने पहले देखा है, ये इसको मैंने यहाँ पर एक साथ करके लिखा है, ये आप देख लीजिए। फिर है मल्टीप्लिकेशन मॉडल, जिसमें आपने देखा था कि जो मूल समंग है इन तीनों का गुणनफल होता है मल्टीप्लिकेशन, तो टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई और टी एस सी आई। यहाँ आप देखेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि काल श्रेणी का विश्लेषण करने के लिए जब भी हम काल श्रेणी का एनालिसिस करते हैं तो उसमें सबसे पहले दीर्घकालीन प्रवृत्ति को जानना आवश्यक है। सबसे पहले हमको जानना है सेक्युलर ट्रेंड को, सबसे पहले हमको लॉन्ग मूवमेंट्स को जानना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये था टाइम सीरीज़ के मॉडल। अब हम देखेंगे कि जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति है उसकी माप को देखेंगे। दीर्घकालीन प्रवृत्ति की माप यानी मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड को, इसको हम लोग देखेंगे। आप अगर देखें तो जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति है, जो यही चीज़ आपको पढ़ना है, यही आपके कोर्स में है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति जो है उसको मापने के, उसको ज्ञात करने के, फाइंड आउट करने के 4 मेथड्स हैं। ठीक है, ये जो मेथड्स हैं जिसको हम हिंदी में विधियाँ बोलते हैं, ये 4 मेथड्स हैं, 4 विधियाँ। ये 4 मेथड्स हैं
दीर्घकालीन प्रवृत्ति को निकालने के लिए या सेक्युलर ट्रेंड या लॉन्ग मूवमेंट को जानने के लिए जो 3 विधियां हैं वो हैं, पहला है मुक्त हस्त वक्र विधि या रीति, मुक्त हस्त वक्र विधि या रीति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री हैंड कर्व मेथड। ठीक है, फ्री हैंड से हम कर्व बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे ऑन ग्राफ पेपर पर, जिसको बोलते हैं मुक्त हस्त वक्र विधि, फ्री हैंड कर्व मेथड। दूसरा है अर्ध मध्यक विधि, अर्ध मध्यक विधि, ये मैंने इंग्लिश में भी ऊपर में लिखा है, सेमी एवरेज मेथड। तीसरा है चल माध्य रीति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मूविंग एवरेज मेथड। ये दीर्घकाल और अल्पकालीन दोनों के लिए किया जाता है। और फोर्थ जो लास्ट है न्यूनतम वर्ग विधि, लिस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये थोड़ा एल्जेब्रिक है। तो 4 ये मेथड्स हैं जिससे आप दीर्घकालीन प्रवृत्ति को फाइंड आउट करते हैं। तो फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और लिस्ट स्क्वायर मेथड, ये 4 मेथड हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले फ्री हैंड कर्व मेथड, जिसको हिंदी में मुक्त हस्त वक्र विधि कहते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये जो मेथड है, पहला वाला जो मेथड है फ्री हैंड कर्व मेथड, इसमें आप देखेंगे कि जो डेटा है इसको हमको ग्राफ पेपर पर बनाना, प्लॉट करना होता है, दिखाना पड़ता है। ठीक है, ग्राफ पेपर पर वी टेक टाइम ऑन एक्स एक्सिस, यानी ओ एक्स अक्ष पर आप समय को दिखाते हैं, टाइम को दिखाते हैं, और ओ वाई अक्ष पर डेटा यानी जो दूसरा वेरिएबल के जो मूल्य जो क्वेश्चन में दिए रहेंगे, एक तरफ समय रहेगा और दूसरी तरफ जो भी चर रहेगा उसके जो मूल्य रहेंगे, उन मूल्यों को आप वाई अक्ष पर यानी ओ वाई एक्सिस पर आप उसको दिखाएंगे। तो समय हमेशा ओ एक्स अक्ष पर रहेगा और दूसरा जो चर के मूल्य रहेंगे वो हमेशा ओ वाई अक्ष के अक्ष पर हम उनको दिखाएंगे। ग्राफ पेपर पर आप हर एक पॉइंट को आप मतलब जो मूल्य है और जो समय है उसको लेते हुए आप पॉइंट लगाएंगे और फिर एक स्मूथ हैंड से आप एक लकीर, एक लाइन खींचेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्लॉटेड पॉइंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं इजी वे पे कि ये जो पहला मेथड है, ये बहुत ही सिंपल, यानी फ्री हैंड कर्व मेथड जो है बहुत ही सिंपल मेथड है और इसको ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन के साथ दिया रहता है, जैसे यहाँ पर वर्ष दिया हुआ आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ में प्रॉफिट 1000 रुपये में है, तो ये लाभ, प्रॉफिट यानी लाभ। तो ये जो है ये वर्ष है, ये हमेशा आएगा ओ एक्स अक्ष पर और जो मूल्य दूसरा चर इसके जो मूल्य हैं वो ओ वाई अक्ष पर आएंगे। तो इसमें आप जो ये मूल समक है, इसको हम बोलते हैं मूल समक, ये ओरिजिनल डेटा। इस ओरिजिनल डेटा को पहले आप सबसे पहले ईयर के साथ मिला के, समय के साथ मिला के उसको प्लॉट करेंगे, तो वो थोड़ा ऐसा जिगजैग होगा। फिर उसका औसत यानी उनके बीच से होते हुए एक फ्री हैंड आप लाइन खींचेंगे, तो वो जो फ्री हैंड लाइन जो होगा वो ओरिजिनल डेटा से बना हुआ जो होगा उसके बीच से होता हुआ जाएगा, जो उसके एवरेज को बताएगा, एवरेज ट्रेंड को बताएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे। तो प्लॉट करते समय बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले आप मूल समंक का बनाएंगे, मूल समंक को प्लॉट करेंगे और उसको बना लेंगे और फिर आप जिसको हम वास्तविक मूल्य बोलते हैं वक्र मिलेगा, उस ओरिजिनल वैल्यू कर्व मिलेगा और फिर आप फ्री हैंड से एक ट्रेंड लाइन, स्ट्रेट लाइन, एक लाइन बनाएंगे जो
जो उसके एवरेज को बताएगा और बीच से होते हुए ओरिजिनल डेटा के का जो कर्व मिलेगा उसके बीच से होते हुए वो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपको एक दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ड्रॉ ए फ्री हैंड कर्व ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है मान लीजिए, है ना। तो यहाँ बिल्कुल आप दिमाग बैठा लीजिए कि जो भी वर्ष रहेगा वो हमेशा, जो भी समय रहेगा, माह रहेगा, दिन रहेगा, सप्ताह रहेगा, वो हमेशा ओ एक्स एक्सिस में यानी ओ एक्स अक्ष में आएंगे और उसके साथ जो भी मूल्य रहेगा, चाहे उत्पादन हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, जो भी चीज़ रहेगा वो ओ वाई अक्ष पर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले इस मूल समंग को हम प्लॉट करते हैं। आपको इसको ग्राफ पेपर पर बनाना होगा। अभी जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है ना, इस क्वेश्चन के आधार पर आप देखिए, यहाँ पर ईयर है, इसने यहाँ पर बताया नहीं है ना। ये यहाँ पर ये ईयर हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस में ये यहाँ पर ईयर हो जाएगा, है ना। और ओ वाई में ये जो लाभ है, यहाँ पर ये लाभ को या जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं उसको हम ओ वाई पे दिखाएंगे, ठीक है। ईयर देख लीजिए, 1989, 90, 91, 92, 93, ऐसा 95, 96, ऐसा करके हम इसको हम ले लेंगे। सबसे पहले पैमाना मानना पड़ता है, स्केल मानना पड़ता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, है ना। इस तरह से आप मान लेंगे और यहाँ भी इसको बता देंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़, 1,000 प्रॉफिट इन रुपीज़ 1,000 में ले लेंगे इसको, है ना। हाँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1,000 ले लेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1,000। फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1989 में आप देखेंगे कि कितना प्रॉफिट है, 148, तो इसको 148 में ले लिए, ये जो ग्रीन लाइन से है। फिर उसके बाद 90 में हो गया 149, फिर 91 में ये हो गया 149.5। ये डॉट आप इस तरह से, ये डॉट मैं रेड से बनाई हूँ, ये डॉट आप, ये ओरिजिनल डेटा, इस ओरिजिनल डेटा से आप पहले इसको प्लॉट करें। फिर एक एवरेज लाइन लेंगे जो इसके जिग जैग से होता है, ये जो बना हुआ है जो जिसको हम एक्चुअल डेटा का जो कर्व है उसके बीच से होते हुए एक फ्री हैंड से आप ड्रॉ करेंगे जो इसके एवरेज को बताएगा। ये नीचे से लेकर के ये ऊपर बढ़ता हुआ इस तरह होगा, तो ये ट्रेंड लाइन है, ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति को बताता है। तो आपको स्केल मानना है और ओ एक्स अक्ष में, ओ एक्सिस में आप क्या ग्लिच शो कर रहे हैं उसको आप दिखाएंगे, ओ वाई में आप क्या शो कर रहे हैं उसको आप दिखाएंगे और इस तरह से इसको आप करेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिनल वाला बनाएंगे, उसको आप लिख देना वो एक्चुअल डेटा या वास्तविक मूल्य, और फिर फ्री हैंड से जो एक सीधी उनको औसत को लेते हुए, एवरेज को लेते हुए जो लाइन खींचेंगे वो होगा प्रवृत्ति, दीर्घकालीन प्रवृत्ति को ये बताता है। इसको इसको बोलते हैं हम उपनति वक्र। ये होता है उपनति रेखा। ये जो आप फ्री हैंड से, ये डैश डैश जो है ना ये, और ये है एक्चुअल डेटा, इसको बोलते हैं मूल समांक, ठीक है। तो ये आप बताएंगे मूल समांक जो क्वेश्चन में देगा, और इसके आधार पर जो आप फ्री हैंड से बताएंगे उसको उपनति रेखा बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट देखो 1000 में, तो इस प्रकार ये होता है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ड्रॉ अ फ्री हैंड कर्व
ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, निम्न आंकड़ों की सहायता से मुक्त हस्त वक्र बनाइए। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर ईयर ले लेंगे सबसे पहले। चलिए ड्रॉ करके आपको मैं बताती हूँ। एक हम लोग ये पेंसिल ले लेती हूँ मैं, और पेंसिल से हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ईयर को यहाँ शो करेंगे। ईयर, ये हो गया वर्ष। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ईयर दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग उत्पादन लागत ले लेंगे। यहाँ है ये वर्ष हो गया, उत्पादन लागत। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, इसको यहाँ ले लिए, जो कि है कॉस्ट इन लाख रुपीज़, यानी लागत जो उत्पादन लागत है वो लाख रुपए में है। ठीक, ये यहाँ पर हम लोग, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1994, 95, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको ईयर में हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ईयर में हो जाएगा, यहाँ से लेते हैं वंस, पहले पैमाना मान लेते हैं ना, पैमाना यानी स्केल। पैमाना इसको बोलते हैं स्केल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ईयर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष। ये हो गया उस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष। अब ये हो गया ओ एक्स अक्ष में, ओ एक्स एक्सिस में, इसको बोलेंगे ओ एक्स एक्सिस में। ठीक है, ओ वाई अक्ष में, ओ वाई अक्ष में, यानी इसको बोलेंगे ओ वाई एक्सिस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 4 लाख, 1 सेंटीमीटर बराबर 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, यानी 4 लाख रुपीज़। ठीक है, ये हम मान लिए। तो अब हम लोग देखते हैं 4 का अंदर, 4 लाख, तो 1 सेंटीमीटर 1 वर्ष, 1 सेंटीमीटर में आप ग्राफ पेपर में लेंगे। तो ये हो जाएगा 1994, 1995, 1996, 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2002 और ये 2003, ये आपका ओ एक्स एक्सिस। इस तरह से आप इसको ले लेंगे। अब है 1 सेंटीमीटर बराबर, तो ये हो जाएगा, लोएस्ट है 6 और हाईएस्ट आपका गया है 40, है ना। तो ये हो जाएगा 4, 4 शून्य से 4, 1 सेंटीमीटर बराबर 4 लाख, 4 लाख, 4 का अंतर करेंगे 4, फिर ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 12, 16, 20, 24, 28, फिर हो गया 32, 32, फिर 36, 36 के बाद ये हो जाएगा 40। ये हो गया आपका ओवर। ठीक है, इस तरह से आप ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर में हमने ले लिया। यहाँ 4 का, क्योंकि ये पूरा 40 तक थी, इसलिए हम लोग उसको 4 लाख रुपए करके 4 का अंतर करके ले लिए। अब यहाँ पर 1990, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे जो मूल समक है, इसको लेंगे। 1994 में 6, तो ये आ जाएगा 6 यहाँ पर, ये समय से इसको आप ले लेंगे। ये 1994 और ये एक डॉट में यहाँ पर ले लेती हूँ, है ना, ये एक डॉट हो गया। ठीक है, फिर 1995 में 14, तो 14 यहाँ पर ले लेती हूँ मैं। 1995 में ये 14 आ गया। फिर 96 में 8 हो गया, तो 96 में ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 96 में 8। फिर है
97 में 16, 97 में ये हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ भी करती हूँ, स्केल ले लेते हैं और स्केल से इसको खींचते भी जाती हूँ। तो ये पहले ऐसा आया, फिर ये यहाँ, फिर ये कितना था 6 था ना, तो ये आया नीचे इस तरह, फिर ये ऊपर हुआ ये इस तरह। अब है 97 के बाद 98 में ये हुआ है 12, तो ये फिर नीचे आ जाएगा 98 में, 98 में ये यहाँ पर हम देखते हैं ना, 98 में ये 12 यानी यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा नीचे आएगा, फिर ये लकीर ये इस तरह से। इसके बाद 99 में 30 हो गया है, तो 30 होगा यहाँ पर मान लेते हैं 30 कितने में हो रहा है 30 99 में, तो ये आ रहा है ये यहाँ पर, एक्चुअल में हम देखें तो 99 में ये यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ ले लेती हूँ ऐसे 99 में, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो गया यहाँ पर 99 में ये 30। अब उसके बाद 24 2000 में ये आ गया, फिर नीचे ये देखो उतार चढ़ाव को दिखा रहा है, ये 20 हो जाएगा, फिर मैं इसको लाइन खींच दी यहाँ से, ये 20 यानी ये जो मैं गोला कर रही हूँ, देखो ये जो गोला कर रही हूँ ये हमने इसको लिया है ये, है ना। फिर 20 के बाद 2001 में अब हो गया है 38 2001 में ये जाएगा 1 में, कहाँ जाएगा ये 38 मीन्स ये सोच लो यहाँ जाएगा 38, यहाँ ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ से ये इस तरह थोड़ा सा ये होगा ऐसे। फिर 32 2002 में ये हो गया है 32 ये सोच लीजिए ये है 32, तो 2002 में ये 32 हो जाएगा, 2002 में ये मान लीजिए यहाँ ये हो गया 32। ठीक, इसके बाद 2003 में ये सीधा चले जाएगा 40, ये 2003 में यहाँ पर ले लेते हैं 40, ये हो गया 40। इस तरह हमारा ये ट्रेंड मिला है। ठीक है, इसको मैं ऐसा गोला करती हूँ, ऐसा गोला करती हूँ। अब हम एक फ्री हैंड से एवरेज लेते हुए एक लाइन खींचेंगे जो दोनों यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगा। ठीक है, तो सबके बीच से होते हुए ये जाएगा इस तरह से। ये आप इस तरह के लाइन से खींचना, ऐसे करके फिर इसको थोड़ा सा इस तरह ले लेना अपने हैंड से, ऐसा एवरेज लेते हुए सबको इसमें कवर करना है ना, ऐसे करते हुए ये ऐसे करते हुए इस तरह से आपको लाइन खींचना पड़ेगा, ये ऐसे डैश डैश। थोड़ा सा अंतर करके बताइएगा, तभी ये समझ में, थोड़ा सा अंतर करके ही आपको बताना पड़ेगा। इस तरह से इसको आप लेंगे, है ना, इस तरह से। तो इसमें ये हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे वास्तविक या मूल समंक वक्र, वास्तविक, या इसको बोल सकते हैं मूल समंक वक्र, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनल डेटा, है ना, एक्चुअल डेटा कर्व, एक्चुअल डेटा कर्व। ठीक है, और ये वाला जो है ये उपनति, ये वाला जो है लाइन है जो डैश डैश से आप दिखा रहे हैं, ये उपनति
वक्र है, उपनति वक्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंड लाइन, TREND ट्रेंड लाइन, हो गया ना। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सबसे सरल मेथड है टाइम सीरीज निकालने का, गैप करने का। इसमें आपको हमने बताया है कि इसमें हम क्या करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो ओरिजिनल डेटा है उसको ईयर के अनुसार उसको प्लॉट कर लेते हैं, और वो एक अक्ष में हमेशा आप ईयर को लीजिएगा, हमेशा आप समय को लीजिएगा। जो भी टाइम होगा, डेज में होगा, मंथ में होगा, ईयर में होगा कि वर्ष में होगा जिसको, तो ओ एक्स अक्ष में, ओ वाई अक्ष में जो उसके साथ में जो चल रहेगा उसके मूल्यों को आप यहाँ लीजिएगा। पैमाना आप मान लीजिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर, जैसे 1 वर्ष है, 1 दिन है, जो भी है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा अगर बहुत लंबा है तो उसको आप कम करके आप उसको देख लीजिएगा। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर ये, या 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, है ना। इस तरह से आप उसको, फिर आप ओरिजिनल डेटा को इस तरह से प्लॉट होगा, और उसके बीच से होते हुए आप फ्री हैंड से एक लाइन खींच लेना। इसमें कोई ऐसा नहीं खींच को ये यहाँ से, ऐसा नहीं, बस ये एवरेज, ये और ये आपका आना चाहिए, सबको लेते हुए ये आना चाहिए। तो ये था आपका मूल समंक सॉरी, इसको हम बोलते हैं मुक्त हस्त वक्र विधि, फ्री हैंड कर्व मैथड होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा है। अब हम आते हैं जो दूसरा मेथड है टाइम सीरीज निकालने का, काल श्रेणी का, वो है सेमी एवरेज मेथड, अर्ध मध्यक रीति। ये जो मेथड है इसमें आपको जो सीरीज रहेगा उसको 2 भागों में बांटना पड़ता है। यानी जो श्रेणी रहेगी उसको, यानी कहना चाहिए जो वर्ष के साथ जो समंक दिया रहेगा, वर्ष के साथ में जो चर के मूल्य दिए रहेंगे, उनको आपको 2 बराबर भागों में बराबर उसमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इफ़ यू आर गिवन डेटा फ्रॉम 1991 टू 2008, मान लो आपके पास डेटा है 1991 से लेकर के 2008 तक का, ठीक है। मतलब ये कितने ईयर का है, ये डेटा आपके पास 18 ईयर्स का है। तो आप इसको जो ये है ईयर के हिसाब से अगर हम देखें 18 साल का है तो उसको आप 9 और 9 नीचे में आप उसको 2 भाग में बांट लेंगे, 2 बराबर भाग में आप उसको बांट लेंगे। जैसे पहले में 9 साल को ले लेंगे 1991 टू 1999, और फिर 2000 से लेकर 2008 तक इसको आप जो दूसरा 9 भाग हो, पहला जो 9 वाला जो पहला भाग होगा 91 टू 99, और दूसरा जो 9 वाला भाग होगा वो होगा 2000 से 2008, 2000 टू 2008। इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ ईयर्स लाइक 9, 13, 17, यहाँ आप 18 देख रहे हैं। अगर मान लो वो ऑड नंबर का है, मान लो 9 है, 13 है, 17 है, तब भी हम इक्वल पार्ट से बांटेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए वहाँ भी हम इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, लेकिन वहाँ इक्वल पार्ट्स में नहीं बढ़ सकता क्यों? अगर हमको इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमको एक बीच के डेटा को, एक बीच के समंक को इग्नोर करना पड़ेगा, यानी छोड़ना पड़ेगा। मिडिल ईयर का जो मिडिल ईयर का रहेगा उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इग्नोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इफ डेटा आर गिवन फॉर 19 ईयर्स, मान लो 18 साल की जगह 19 साल का है आपके पास, तो फिर ऐसी स्थिति में 1990 टू 2007, मान लो इतने साल का आपके पास आंकड़े हैं, ठीक है। तो ये 19 साल का आंकड़ा हो गया। तो इसको आप 2 भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, जो पहला भाग होगा शुरू से ही लेना, पहले से ही 1990 से 1998 तक, ये आ गया आपका, गिन करके आप पहले 9 ले लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे से गिन लेना आप 9, और बीच में जो आएगा एक छूटेगा उसको आप छोड़ देना। ऐसा नहीं कि ऊपर से 9 ले लिए फिर नीचे भी 9 ले लिए, लास्ट में जो छूट रहा है उसको, लास्ट वाला आपको नहीं छोड़ना है, बीच का जो छूटेगा उसको छोड़ना। 9 का ही
आप 9 करके 2 भाग में बांटेंगे और जो बीच का छूटेगा उसको आप मिडिल का ही आपको छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे 1990 से 1998 तक ये 9 ईयर एक साथ हो गए। और फिर आप देखेंगे 2000 से 2008, नीचे से अगर आप 8, 7, 6 ऐसा करेंगे तो आप 2000 में आएंगे तो आपका दूसरा 9 का हो जाएगा। लेकिन 1999 जो बीच का रहेगा वो आपका छूटेगा, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि आपको बराबर इक्वल पार्ट्स में उसको करना है। तो अर्ध मध्यक में आप क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो डेटा रहता है, जो ईयर रहता है, उसको आप 2 समान भागों में बांट देते, विभाजित करते हैं और हर एक प्रत्येक भाग के समांतर माध्य के औसत के आधार पर दीर्घकालीन उपनति दर्शाने वाली एक सरल रेखा का निर्माण किया जाता है। तो जब उन एक श्रेणी को जब आप 2 बराबर भागों में बांटते हैं, फिर दोनों भाग का आप समांतर माध्य निकालते हैं और उसके आधार पर आप उपनति रेखा यानी जो ट्रेंड लाइन है उसको आप ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि जो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो पूरा जो श्रेणी है, जो समंक माला है, जो सीरीज़ है, उसको समय के आधार पर 2 भागों में, समय को बेस मान करके 2 भागों में बांट दिया जाता है। यदि मान लीजिए 12 साल के आंकड़े आपके पास हैं, मान लो आपके पास जो डेटा है वो 12 इयर्स का है, ठीक है, तो पहले 6 आंकड़ों और अंतिम 6 वर्ष के आंकड़ों, पहले से आप लेना है 6 वर्ष के आंकड़ों और उसके बाद फिर 6 वर्ष के आंकड़ों, तो ये बराबर 6, 6, 12 हो गया, 2 भागों में एकदम एग्जैक्टली हो जाएगा। फिर समंक माला, यदि समंक माला विषम संख्या में है, ऑड नंबर में है, 13 है, 15 है, 19 है, 17 है, ऐसा अगर वर्ष दिया हुआ है तो बीच का एक वर्ष छोड़कर, यानी बीच का एक वर्ष आपको छोड़ना पड़ेगा और शेष जो शुरू व अंतिम वर्षों के बराबर समूह मान लीजिए, यानी ऊपर से ले करके आप मान लीजिएगा जितना आपको लेना है, बीच का आंकड़ा छोड़ना और फिर नीचे तक का आंकड़ा आपको लेना है। इस प्रकार आगे इसके बराबर समूह में शेष प्रारंभिक व अंतिम वर्षों के बराबर समूह बना लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 13 वर्ष का के समंक दिए हुए आपके पास, मान लो 13 इयर्स का आपके पास डेटा है, तो 7वें वर्ष के समंक को छोड़कर पहले से 6 का बना लेंगे, 7वां वाला जो वर्ष रहेगा उस वर्ष को छोड़ देना और उस वर्ष को छोड़ करके फिर नीचे से आप 6 ले लेना। 6 वर्षों तथा प्रारंभिक 6 वर्षों और अंतिम 6 वर्षों के 2 समूह बना लीजिए। अब फिर इन समूहों का अलग अलग हमको एरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य निकालना पड़ता है। इस प्रकार जो समांतर माध्य के दोनों बिंदुओं को प्रत्येक को उनके वर्षों के समूह के मध्य, अब जो इसको लिखने का भी स्टाइल होता है, जो एवरेज निकाला जाता है उसको भी बिल्कुल बीच में, दोनों का जो 2 ग्रुप बना है उस हर एक ग्रुप के बीच में उसको लिखा जाता है। यदि 6 वर्षों का समांतर माध्य ज्ञात किया है तो प्रथम बिंदु प्रारंभ से तीसरे व चौथे वर्ष के मध्य में आएगा, यानी जो पहला आपने जो 6 बनाया, मान लो 13 वर्ष का आंकड़ा, पहला जो 6 आपने ग्रुप बनाया है, तो जो समांतर माध्य जो आएगा उसको आप लिखेंगे उसको आप लिखेंगे तीसरे और चौथे वर्ष के बीच में लिखेंगे। वैसे ही जो दूसरा ग्रुप बनेगा उसमें भी आप तीसरे और चौथे वर्ष के बीच में लिखेंगे। इसी प्रकार यदि 5 वर्ष का समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है तो प्रथम बिंदु से तीसरे वर्ष पर तथा दूसरे बिंदु अंत से तीसरे वर्ष तक अंकित होगा। चलिए इसको मैं आपको करके एग्जाम्पल बताते हैं कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो आपको अर्ध मध्यक में 2 बराबर, जो भी सरल मैं बता दूँ कि जो भी सीरीज़ रहेगा उसको बराबर भागों में आपको बांटना है, ये आप समझ लीजिए।
अगर ऑड नंबर में है तब तो दिक्कत होगा। तो फिर ऑड नंबर में अगर दिया रहता है तो बीच का अंक, बीच के ईयर को छोड़ते हैं, ऊपर से ग्रुप बनाएंगे, बीच का छोड़ेंगे और फिर नीचे से ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। फाइंड द ट्रेंड लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय सेमी एवरेज मेथड। ये वर्ष दिया हुआ है 1989, 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये इस तरह से। और ये प्रोडक्शन दिया हुआ है टन में। तो इसको हमको क्या करेंगे, ये जो ईयर है कितने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ष का है। तो 4 भाग में हम इसको बांट देंगे। फिर इनका हम ये 4 और ये 4, फिर इनका हम एवरेज निकालेंगे, यानी समांतर माध्य निकालेंगे। और वो कैसे लिखना है, बिल्कुल बीच में, जैसे 4 है तो वो दूसरे और तीसरे के बीच में आएगा, और इधर है तो इधर भी दूसरे और तीसरे के बीच में आएगा। हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ईयर है, ठीक, वर्ष दिया हुआ है, और वर्ष है 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 3 तक, 2002 और 2003 तक ये वर्ष दिए हुए हैं। अब उत्पादन दिया हुआ है, वर्ष यानी ये ईयर है, ठीक है, ये ईयर है। अब दिया है इसके साथ में उत्पादन। उत्पादन ये है हजार इकाइयों में, यूनिट्स में है, इकाई में, यानी ये प्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्शन इन 1000 यूनिट्स, इन 1000 यूनिट, इकाइयों को इंग्लिश में यूनिट्स बोलते हैं ना। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं 92 में, 92 में ये है 16, 20, 18, 28, फिर है 40, 34, देन 50, 54, फिर है 60, 2001 में है ये 54, फिर 56 और फिर है 62। इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या करना है इसे। फिर इसमें भी, इसको भी हमको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ष को लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ वर्ष है, यानी ये ईयर को मैं लिखती हूँ, ठीक। अब ये जो ईयर है पूरा इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। कितना है 1992, ये हो जाएगा 1992, 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2001, 2 और ये 3, ठीक। अब ये है दूसरा चर, दूसरा वेरिएबल। एक तो ये वेरिएबल होगा, दूसरा वेरिएबल है प्रोडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादन। ये जो आपने लिखा ना प्रोडक्शन, उसको मैं अब यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है। तो ये है 16, 20, 18, 28, 40, फिर 34, 50, 54, 60, 54, 56, 62, ठीक। ये अब आपके सामने है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे समूह योग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप टोटल, ग्रुप टोटल, ठीक है। अब ये ग्रुप टोटल क्या है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप टोटल में हम लोग
ये कितने साल का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साल का है। ठीक है, 12 साल का है। तो 6 भागों में, वर्ष के आधार पर हम 6 भागों, ईयर के आधार पर 6 भागों में इसको बांट लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी ये यहाँ से लेकर के ये आया ये, यानी एक ग्रुप बना है आपका 1992 से 97 तक बनेगा, और 1 2 3 4 5 6, और दूसरा जो बनेगा 1998 से 2003 तक। तो ये 6 का ग्रुप और ये 6 का, एक बार आप ध्यान में देख लेना। तो ये हो जाएगा यहाँ से ये 60, ये 2 ग्रुप में 6 ऊपर और 6 नीचे। अगर मान लो एक और रहता ये 12 13 का, तो 6 ऊपर से बनाते, नीचे से 6 बनाते, और बीच वाला जो रहता है उसको छोड़ते। बीच का छोड़ेंगे, लास्ट का या शुरू का नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच का ही छूटता है। तो अब हम लोग टोटल करते हैं। ठीक है, तो आप इसको टोटल करेंगे, वर्ष को नहीं, वर्ष के आधार पर आप जो प्रोडक्शन है, जो दूसरा चर है, इसके मूल्यों को जोड़ेंगे। तो 16 20 18 28 30 और ये 34, इसको आप जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा, इसको 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 आपने जोड़ा, अब आएगा आपका 156। जो 156 आएगा, तो अब हम उसको लिखना का ढंग, जो टोटल आएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे? तो ये कितने का ग्रुप है? आप देखिए ऊपर का 1 2 3 4 5 6। अगर अब इसको डिवाइड करेंगे, अब इसको 2 बराबर भागों में, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा और ये 3 नीचे हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर आएगा ये 3, इस 3 और इस 3 के बीच में, यानी ये 94, ये यहाँ पर 94 और 95 इन दोनों वर्ष के बीच में आएगा। तो ये हो जाएगा 156। ये हो गया सिग्मा एक्स, यानी ये एक्स का हमने टोटल किया है ना, सिग्मा x1 ले लेते हैं। ये इसका हमने सिग्मा x1 किया और इसको भी जोड़ेंगे तो इसको हम सिग्मा x2 मान लेंगे। ठीक है, तो आपको सूत्र मालूम है, x1 इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये है व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है। तो मैंने x 2 भाग है, इसलिए x1 लेंगे, इसको x2 ले लेंगे। इसको मैंने जोड़ा लिखने के लिए, जोड़ को टोटल को लिखने के लिए एग्जैक्ट बीच में लिखेंगे। तो चूंकि ये 3 3 का ग्रुप हो रहा है, ये 6 जो है ये फिर 3 3 में बढ़ जा रहा है, तो ये बिल्कुल बीच के वर्ष में आएगा, बीच में ही लिखना है। अगर एक और रहता 7 रहता तो फिर ऊपर से 3 नीचे से 3 ले लेते और ये 95 के सामने रहता, तब हमको एक वर्ष बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में मिलता। लेकिन चूंकि ये 6 का है तो इसलिए 3 ऊपर जा रहा है, 3 नीचे आ रहा है, और इसलिए हम इनके बीच में, यानी वर्ष हो गया 94 और 95 के बीच में होगा। ठीक है, तो वैसे इसको भी करेंगे। इसका टोटल कितना आ रहा है? इसका टोटल आएगा 336, यानी 50। इसको 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 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 336। तो ये आएगा 1 2 3 1 2 3, यानी ये 2000 यहाँ पर आएगा 1 2 3, ये यहाँ पर आएगा, ये लिखेंगे उसको यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, और ये 1 2 3 ये यहाँ पर, ये 2000 2001 के बीच में 336। ये हो गया सिग्मा x2, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। तो आपका एक ये मैंने बताया। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ आप करेंगे, अर्धमध्यक निकालेंगे। अर्धमध्यक इसको बोलते हैं सेमी एवरेज निकालेंगे। ठीक है, इस बिल्कुल अब बीच बीच में चलेगा, बताइए ना। जब एग्जैक्ट 6 6 का रहेगा, 4 4 का रहेगा, तो हमेशा वो 2 ईयर के बीच में आएगा।
हमेशा वो 2 ईयर के बीच में। अगर ऑड में मिलेगा 7 है 9 है तो वहाँ पर आपको एक वर्ष बिल्कुल करेक्ट सामने मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा x बार 1 इज इक्वल टू सिग्मा x1 अपॉन n। तो ये हो जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 तो जोड़े तो आए हैं, तो ये आ जाएगा आपका 26। फिर यहाँ पर हो जाएगा x बार 2 इज इक्वल टू सिग्मा x2 अपॉन n। तो ये हो गया 336 डिवाइडेड बाय 6, ये इस 6 का योग है तो डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया आपका 56। ठीक है, अब लास्ट में आप इसको लिखेंगे कि इसको लिखेंगे औसत वर्ष, यहाँ आप लिखेंगे औसत वर्ष, एवरेज ईयर लिखेंगे। ठीक है, तो एवरेज ईयर आया है ये ईयर 1995 के मध्य, बिटवीन, इंग्लिश में हो जाएगा बिटवीन 1994-95। यहाँ पर है 2001 के बीच, है ना, ये हो जाएगा बिटवीन 2000-2001, इस तरह से ये निकलेगा। अब जब ये हो जाएगा तो अब हम लोग इसको जब प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर में, तो नीचे OX में हम ईयर को लेंगे, OY में हम प्रोडक्शन को लेंगे, जो कि 1000 टन में है, नहीं 1000 इकाइयाँ हैं, 1000 इकाइयाँ हैं। फिर जब ये सबसे पहले मूल समंग को ड्रॉ करेंगे, मूल समंग ड्रॉ करने के बाद हम लोग ट्रेंड लाइन बनाने के लिए ये 2 औसत जो निकला इसको लेंगे। कौन से बीच में 94-95 के बीच में 26 ले लेंगे और 2000-2001 के बीच में ये 56, 2 डॉट लेंगे और उन 2 डॉट को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको अगर आप बोलें तो बना के देख सकते हैं। चलिए इसमें बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग स्केल मान लेते हैं। स्केल, इसको बोलते हैं पैमाना, है ना, इसके लिए हमें पैमाना मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पैमाना है इसको OX एक्सिस या अक्ष में अगर लें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष। हाँ, उसके बाद OY एक्सिस में यानी अक्ष में हम लोग ले लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 4000 इकाइयाँ यानी यूनिट्स। ठीक है, इस प्रकार से ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग
ईयर को लेते हैं, वर्ष में ले लेते हैं 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 01, 02 और ये 03। ठीक है, यहाँ लिख देंगे एक्स एक्सिस में ना, ये इस तरह से इसको बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लेंगे यहाँ से लेते हैं एक इस तरह से इसको डॉट बना लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 4, फिर है 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, हमको 62 यानी हमको 64 तक लेना पड़ेगा। ठीक है, 48 फिर ले लेंगे और इसमें 48 के बाद आएगा 52, फिर आ जाएगा इसमें 56, फिर है आएगा 60 और फिर ले लेंगे 60। इस तरह से इसको ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्लॉट करेंगे जो इसके बाद हम लोग प्लॉट करते हैं कि कौन सा है, इसको पहले देखते हैं ना। तो 92 में है 60, ये 60, 16, इसके बाद 93 में है, 93 में 20, ये हो गया 20, फिर 94 में है 18, 94 में है 16, फिर 20, फिर 94 में है 18, मतलब ये यहाँ पर आएगा, ये ऐसे होगा और फिर 94 में 18 यहाँ पर है तो ये एकदम पास इस तरह हो जाएगा। तो ये हो गया एक, ये एक है। फिर 95 में कितना है, 95 में है 28, 95 में ये सीधा चले जाएगा 20, यहाँ 28, तो ये मैं ऐसे जोड़ देती हूँ जल्दी से। फिर है 96 में 40, 96 में ये हो जाएगा 40 ना, तो ये हो गया 40। फिर है 97 में ये हो जाएगा 34, तो ये हो जाएगा 34, 97 में ये हो जाएगा 34, तो फिर ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। फिर 98 में 50, 98 में ये हो गया है 50, यानी ये मैं मान लेती हूँ यहाँ, ये हो जाएगा 98 में 50। फिर है 99 में 54 और ऊपर जाएगा 99 में ये हो गया 54, ये यहाँ पर हो जाएगा 54, 99 में 54, ये हो गया 54। फिर 2000 में 60, 2000 में ये हो गया
60 है ना, ये 60। फिर 2002 में ये हो गया, 2 में ये हो गया 54, तो ये 54 यहाँ पे हो जाएगा 54 2002 में, तो ये हो गया कितना है 54, यहीं पे आएगा जस्ट इसके, ये हो जाएगा ये 54। और 2003 में, ये 2003 है, 2003 में है 62, 2003 में हो गया 62, तो ये इस तरह से ये 62 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा, ये है हमारा मूल समांक वक्र, ओरिजिनल डेटा कर्व। अब हम लोग एक्चुअल में देखें तो ये 2 पॉइंट को लेना है। अब ये 2 पॉइंट कहाँ पर आएगा, अब देखेंगे 94-95 के बीच में ईयर है, 94-95 के बीच में हमको 26 लेना है, तो ये बीच है, तो ये हो जाएगा 26 ना, तो 26 आएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 94-95 ये जस्ट एकदम पास में ऐसा रहेगा ये, और फिर 56 ये है 2000 और 2000, ये 1 के बीच में, ये 2000 और 2001 के बीच में आएगा 56, यहाँ पर 56, तो हाँ ये 56, ठीक। तो एक ये डॉट हो गया, ये दोनों डॉट को जोड़ करके अब हम लोग लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका उपनति रेखा, यानी ट्रेंड लाइन हो जाएगा इन दोनों को जोड़ करके, ये इस तरह से, ठीक, डैश डैश करेंगे, ये इस तरह से। तो ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये वाला डॉट और एक ये वाला डॉट, ये 2 को जोड़ करके जो हमने ये कैलकुलेशन किया है, इस कैलकुलेशन के आधार पर जो हमको 2 x बार मिला है, ये 2 x बार को हम लोग लास्ट में, पहले ये जिगजैग, ये ओरिजिनल डेटा का कर्व बनेगा, और फिर इन दोनों को जोड़ते हुए, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ये है उपनति रेखा ट्रेंड लाइन। तो इस तरह से आपने देखा है कि ये है अर्ध मध्यक रीति। 2 आपने मेथड मैं आपको बताई हूँ, एक उपनति रेखा बताई हूँ, अर्ध मध्यक रीति बताई हूँ, और एक मुक्त हस्त वक्र रीति। इस 2 में मुक्त हस्त वक्र रीति में ऐसी पहले ओरिजिनल डेटा से आप बना लेंगे, और फिर एवरेज लेते हुए एक लाइन आप सीधी खींच लेंगे, जो बीच से, जो ओरिजिनल डेटा है मूल समांक के बीच से होते हुए जाएगी। अर्ध मध्यक में हमको कुछ नहीं करना है, पहले हमको इस तरह कैलकुलेशन करना है, ये आप देख लीजिए, इस तरह कैलकुलेशन होगा, 2 बराबर भागों में आप बांटेंगे, और फिर उसके बाद आप उसको इस तरह से टेबल में बनाएंगे, और इसके आधार पर आप फिर ये रेखा बनाएंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, आप उसमें क्या बोलते हैं, जो ग्राफ पेपर है उसमें आप बनाएंगे। जब इसको आप बनाएंगे तो पहले ओरिजिनल डेटा को ईयर के आधार पर आप बना लीजिएगा, और फिर ये जो 2 आपका एवरेज औसत निकला है उसको आप वर्ष में देखना कहाँ पर है, बीच में आ रहा है तो 2 वर्ष, कभी अगर ये 6 का नहीं रहता, 7-7 की जोड़ी बनती है ना, और बीच 7-7 की अगर जोड़ी रहती, या 5-5 की जोड़ी रहती, तो 5 की अगर जोड़ी रहेगी, 1 2 3 4 5, जब 5 का अगर मान लो यहाँ जोड़ी रहता 5 का, तो बीच वाला के बीच में एकदम, तब हमारे सामने ईयर आ जाता 1994 एग्जैक्ट। इस तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, और उसके बाद में अगला मेथड, जो 2 मेथड आपका बचा है उसको बताऊंगी। ओके, थैंक यू।